बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया के 5वें बड़े शहर में शामिल होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जहां मुल्क भर से लोग रोजगार के सिलसिले में आते हैं। बेशुमार मसाइल का शहर कराची अपनी अहमियत के बावजूद सियासी यतीमी से दो चार है। आज हम एक बहुत अहम और सीरियस इशू कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के बदतरीन निज़ाम पर बात कर रहे हैं और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ा है नाज़रीन के मारूफ अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कराची उन शहरों में शामिल हो चुका है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निज़ाम है। इस शहर की खस्ता हाल और टूटी फूटी सड़कें जाहिर करती हैं कि मेगा सिटी सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 42% मुसाफिरों को खिदमत फराहम करती है और ये बसें कई दहाइयों पुरानी हैं, जिसमें बेपनाह रश होता है, जबकि बाज़ औक़ात तो मुसाफिरों को छत पर बैठकर सफर करना पड़ता है। ट्रैफिक का कमजोर इंतजाम है। 12 साल से बरसर इख्तिदार पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का चुरन तो बेचती रही, मगर यहाँ के आवाम के लिए एक बस तक न चला सकी। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो नेमतुल्लाह खान का था, जिस पर MQM भी सियासत करती रही, वो भी बंद हो गया। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद खतूर पर इस्तेमाल करने के लिए कई बरस में मुतादिद बस मनसूबों का ऐलान किया गया, लेकिन या तो वो कभी शुरू नहीं हुए या कुछ अरसे से ज्यादा बरकरार नहीं रह सके। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, पहले अवामी राय आपको सुनाते हैं। सिंपली जिन्होंने पिछले 40 साल से गवर्नमेंट की है यहाँ पे कराची पे, हमारी MQM और ये सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, इनके अलावा कौन आप किसको समझते हैं? पिछले 40 साल से तो ये लोग ही कर रहे हैं। तो आज हमारे पर जो हालात हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो कारण यही है, लोगों पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने। यार मैं तो ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को जो है इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और क्योंकि 12 साल से जो है सिंध हुकूमत कराची को देख रही है, तो मेरा ख़्याल यही होगा कि सिंध हुकूमत को जो है वो इस पे फौरी एक्शन लेना चाहिए और इसको जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। ट्रैफिक का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है। जिसका दिल चाह रहा है जहाँ गाड़ी पार्क कर रहा है, समझ रहे हैं। तो अगर इसको हम देखा जाए, इसका सबका गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी। यार मैंने कहा जितना सिंध हुकूमत का इस चीज़ में रोल है, उतना फेडरल हुकूमत का भी है। हर एक अपने अपने जगह पे अपनी जिम्मेवारी अच्छे से संभाले तो फिर ये इशू हमें आएगा ही नहीं। छोटे इलाकों पर तो उनके ध्यान ही नहीं होते, ज़्यादातर जितने VIP रोड हैं वो सब बने हुए होते हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि वो इटली को हम भूल जाएँ, इससे ज़्यादा माफिया यहाँ है। हर आप किस माफिया को पकड़ेंगे? खुराक फूड से लेके हर चीज़ में तो माफिया है यार ट्रांसपोर्ट जो है वो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से तो ट्रांसपोर्ट का इसमें कोई किरदार नहीं है, और लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया बिल्कुल करती है यार। मैं तो अगर ये भी कहूँगा, देखें ये बाइक्स यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये जगह जगह जो है इन्होंने 20 रुपीज़ लगाए हुए हैं। तो क्या ये आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं? यार अगर तवज्जो देने वाले काम करें ये लोग, ठीक है ना, तो ये सारा सिस्टम बिना बिल्कुल 100% श्योर हो जाए बिल्कुल कि सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सिस्टम को चलाने वाले लोग नहीं हैं बिल्कुल भी। असल में इनके आपस में जो इश्यूज़ है उसको लेके ना, हम इनके आपस के इश्यूज़ की वजह से ना हमें ये मार पड़ रही है, बीच में पिस रहे हैं हम और आप। कराची शहर तो बड़ा शहर है, पर इसमें भी छोटे इलाके हैं ना। आप अभी लाइन एरिया की हालत जाके देखें, बिल्कुल कचरा हुआ है। मेहमानों को तारुफ कराऊं नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इरशाद बुखारी साहब। आप सदर हैं इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट के। इसके साथ साथ हमें फॉर्मर एडिशनल IG ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबू ने ज्वाइन किया है, और आतिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, फील्ड रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं वेलकम करना चाहूँगी। आतिफ, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि बेशुमार मसाइल है कराची में, इतनी अहमियत के बावजूद जो सियासी यतीमी कराची में हमें नज़र आती है, लेकिन जो अब अलार्मिंग सिचुएशन नजर आई है वो ये कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका बदतरीन निजाम है, और यह आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? शाजिया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आलमी मीडिया किसी भी किस्म की रैंकिंग जारी करता है, तो तब हमारे मुख्तदर हलकों को होश आता है। उनमें पॉलिटिकल जमातें हैं, उनमें जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको जो है इस बात का एहसास होता है कि कराची के अंदर जो है वो किस कदर सूरत हाल खराब है। लेकिन जब जो लोकल मीडिया है, जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ, आप मुंसलिक रही हैं, अभी भी हैं, जब वो इस बात का 365 दिन ढोल पीटता है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, मास ट्रांजिट के मंसूबे जो हैं वो दीगर शहरों की निस्बत जो है वो यहाँ पर नहीं है, और बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। आप और मैं
जब अपने घरों से निकलते हैं और अपने दफातर की तरफ जाते हैं तो इन तमाम तर मसाइल से निमटते हुए, किसी तरह मुकाबला करते हुए हम पहुंचते हैं। बारिश होती है तो हम और आप रोडों के ऊपर यहाँ पे सिसकते हैं, तकलीफ उठाते हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो कोई भी इन सारे मसाइल के ऊपर बात करने को तैयार नहीं होता। और इन तमाम मसाइल की जो जड़ है वो सियासत है जो कि इस वक्त कराची के अंदर की जा रही है। दीगर शहरों के मुकाबले के अगर देखें तो एक एहसास महरूमी यहाँ पर पैदा हो रहा है और वो भी सारे मामला जो है वो आखिरकार जाके लिंक होते हैं सियासत से। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कराची के जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है इस हवाले से, और वो ये है कि कराची के अंदर जो है वो हुकूमत सिंध ने जून 2019 के अंदर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हैं उवैस कादिर शाह, उन्होंने इस बात का ऐलान किया, एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के डेवो के साथ जो है वो एक मुआहदा हो चुका है और अगले 2 महीने के अंदर हम कराची की सड़कों के ऊपर 3000 बसें देखेंगे। फिर जो है वो बताया गया कि 2 महीने गुजर गए, फॉलो अप स्टोरी के लिए मैं उनके पास गया, बातचीत की, उन्होंने कहा कि जी डॉलर का रेट बढ़ गया है जिसकी वजह से डेवो कंपनी जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रही है, लेकिन हम उनको मना लेंगे और ये बसें सड़कों पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद सिंध असेंबली के इजलास के अंदर उन्होंने ये बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उन्होंने डेडलाइंस दी और नासिर हुसैन शाह की तरह उवैस कादिर शाह भी कराची की सड़क पर एक बस नहीं ला सके। और जब उनसे पूछा गया कि इसके रीजन क्या है, इस नाकामी की वजह क्या है, तो उन्होंने बहुत आसानी के साथ तमाम तर मलबा वफाकी हुकूमत के सर पे डाल दिया कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो उसकी माशी पॉलिसी सही नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद जब हम वफाक के पास गए यानी गवर्नर सिंध के पास गए, उनसे पूछा कि एक मास ट्रांजिट का मंसूबा है कराची के अंदर 2016 के अंदर शुरू हुआ कि यहाँ पर 5 लाइन्स बनाई जाएंगी, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ये रंग बिरंगी लाइनें जो है उनका ऐलान किया गया। लेकिन आखिरकार जब ग्रीन लाइन का ट्रैक कंप्लीट हुआ तो वो सिर्फ नुमाइश चौरंगी तक हुआ और उसके आगे वो नहीं हो सका। चले नुमाइश चौरंगी तक उसे फाल कर दें, वो फाल नहीं हो सका। डेडलाइंस दी गई गवर्नर सिंध की जानिब से और जब उनसे कहा गया कि भाई उनको मिसाल दी गई कि आपने भी डेडलाइन दी और कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा जी मुल्क की माशी हालत खराब है, इसकी वजह से जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेटर्स नहीं है हमारे पास, बसों के ऑर्डर्स जो है वो अभी तक नहीं कर पाए। और उन्होंने तमाम तर मलबा सूबाई हुकूमत की तरफ डाल दिया कि जी लाहौर की अगर आप बात करते हैं, मुल्तान की अगर आप बात करते हैं कि वहां पर ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, वहां पर मेट्रो बसेस चल रही, तो वहां की सूबाई हुकूमतों ने ये सारे मंसूबे मुकम्मल किए, तो सिंध के अंदर जो है वो किसने वज़ीर आला सिंध का हाथ रोका है वो भी कंप्लीट कर लें। जी ये जो ब्लेम है कराची के अंदर वो सारे मसाइल की जड़ नजर आ रहा है। आतिफ, कराची जिस सियासत की नजर हो चुका है, ये ब्लेम गेम ही है। तमाम स्टेक होल्डर 12 साल से बरसरे इक्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम का चुरन तो बेचती रही है, लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन सर्विस जो है वो आवाम के लिए नहीं ला सकी है। फेडरल की बात करें तो 162 अरब का पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना था, वो पता नहीं कहां चला गया है। उसमें ट्रांसपोर्ट का भी आपको पता है, उसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे थे। और अभी जो है हमारे असद उमर साहब हैं, उन्होंने भी ये बयानबाजी दी है कि ये 3 बरस में मुकम्मल होगा। ये जो बस रूट का इन्होंने कोई बात की है कि ये ग्रीन लाइन बस या दीगर बसों की जो मनसूबाबंदी की गई उसमें भी 3 साल की बात की। इरशाद बुखारी साहब, सर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो 42% है, और वो भी इतनी खटारा, इतनी खंडरनुमा और आलूदगी फैलाती हुई बसें। सर आप लोग की तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सर आप लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई इस पर? देखिए जी, मैं पहले दिन से आवाज उठा रहा हूँ। आई एम हियर फ्रॉम 1974 में, मुझे 46 साल हो गए यहाँ लीडरी करते हुए। हमने जहालात के दौर में भी सकीनें बना की थी कराची के लिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी, और सिंध गवर्नमेंट जो माशाल्लाह की जिसकी होती थी। ये आज की बात नहीं है। ये जैसे अभी मोहतरम ने कहा कि नासिर हुसैन शाह साहब ने मेरे साथ भी मीटिंग की, 2-3 मीटिंग हुई हमारे साथ। उन्होंने कहा बैंक से आपको लोन दिया जा रहा है, इक्विटी जो है 10 लाख, 1 करोड़ गाड़ी की कीमत है अगर, तो 10 लाख इक्विटी एडवांस है और 90 लाख जो है आप किस्तों पे आपको अदा किए जाएंगे, करना होगी। और उन्होंने मार्कअप भी हमें कहा कि आपको नहीं किया जाएगा। बड़ी अट्रैक्शन थी इस बात में। सेकंड मीटिंग हुई, उसके बाद कार्नोल पैटर पे वो इलेक्शन आ गए, दूसरी हुकूमत की बात होने लगी। अब उसके बाद उवैस कादिर शाह साहब की जो उन्होंने तस्करा किया मेरे मोहतरम ने, ये बड़ी अच्छी बात किया। मुझे भी बुलाया गया कराची ट्रांसपोर्ट साहब को और कहा गया कि आपकी बसें लाएं, हम आपको इंसेंटिव देते हैं, आपको बैंक से कर्जे दिए जाएंगे, बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस्लाम मौजूदा हुकूमत सूबाई को ही नहीं सिर्फ
इससे पहले भी जो सूबाई हुकूमतें थी या मरकज में थी, लेकिन मरकज आपने अभी इन्होंने पंजाब की बात की तो वहाँ पहले चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, उनके बड़े भाई जो थे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने खुल के उनको फंड दिया और उन्होंने वाकई सूबे अच्छे बनाए। अब हम बात करते हैं, ब्लेम करते हैं, अगर सिंध गवर्नमेंट को इल्जाम ठहराते हैं कि उन्होंने उनकी नालायकी है, तो अभी इमरान खान साहब ने कराची के लिए एक पैकेज दिया है और उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छा खासा मुख्तस किया, लेकिन मैं स्टेक होल्डर हूँ कराची का, मुझे अभी तक नहीं बुलाया गया। देखें, एक मीटिंग हुई हमारी हमारे कराची की जो कमेटी बनाई गई जिसमें कोई कमांडर साहब भी थे, मेरी मीटिंग उनके साथ हुई और ट्रांसपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट के लोग थे, उनके साथ मीटिंग हुई कि आप गाड़ियाँ लाते हैं, आप हमारे साथ चले, तो अच्छा हुआ। उससे पहले इमरान इस्माइल साहब ने एक कमेटी बनाई जिसका मैं भी मेंबर था, मरकज वाले में उसको ग्रीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और आपकी मदद करते हैं, बट स्टिल कोई रिजल्ट नहीं है। बस एक दो मीटिंग हुई, उसके बाद कोई नहीं। फेडरल गवर्नमेंट भी कराची में तवज्जो नहीं देती, पता नहीं अब ठीक है, ठीक है। गुलाम कादिर थेबू साहब, सर आपने 3 दफा चार्ज संभाला है आईजी ट्रैफिक का। सर एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा बदनज़मी, बेहंगम ट्रैफिक हम देखते हैं सर, मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तय होता है, पोल्यूशन अलग बढ़ रही। सर आपको इस सिस्टम में कहाँ फेलियर नजर आता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कराची ट्रैफिक का मसला है, ये किसी एक के बस की बात नहीं है। इसमें जिम्मेदारी लोगों की भी है, ट्रांसपोर्टर्स की भी है, और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो वाले हैं, उनकी भी है, ट्रैफिक पुलिस की भी है, कमर्शियल गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, सबकी होगी, तो उसके बाद जाके मसले का हल होगा। अब आप एक एक चीज लें कि देखें, ट्रैफिक के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पहले ये यहाँ पे कोई 2,500-3 हज़ार लोग थे जो पूरे कराची की ट्रैफिक को संभालते थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बाद में सिंध पुलिस ने कोशिश की और तकरीबन अब 8,000 पुलिस फोर्स है जो ट्रैफिक की ड्यूटियां देती है। हालांकि दुनिया में कहीं भी इतने मैन पावर इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, सिग्नल्स हैं, सारी एक सिस्टम के तहत एक चीज चल रही है, उसमें आपको जाहिरी तौर पे कोई ट्रैफिक वाला नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे सिस्टम ठीक चल रहा है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी लोगों को शिकायत है। अब शिकायत क्यों है? देखिए, उसमें मिसाल के तौर पे पहले जिस तरह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसमें बताऊं, पहले ये प्रॉब्लम था कि जी लॉ एंड ऑर्डर कराची का खराब होता था, बसें जला देते थे, तो ट्रांसपोर्टर्स हमें ये कहते थे कि सर देखें, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें, बसें अगर नहीं लेते हैं, कोई जला दे, हमें इंश्योरेंस भी नहीं मिलती, कोई गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं करती, तो वो ज्यादातर पुरानी बसें चलाते थे। लेकिन अब उनको भी ख्याल करना चाहिए कि भाई अब तो कराची का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, अभी कोई बस नहीं चलती, तो जब कोई बस नहीं चलती तो हालात अच्छे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें और अच्छी बसें लाएं ताकि लोगों को बेहतरी मिले। आप आ जाएं कि जी इतने बड़े शहर है, इसमें पूरे पाकिस्तान का प्रेशर है, तो इसमें माइग्रेशन होती है, लोग आते हैं, अब कुछ भी है उसमें मैं नहीं तकरीबन 2.25 करोड़ या 2 करोड़ या 2.5 जो भी डिस्प्यूटेड फिगर्स हैं, लेकिन करोड़ों में लोग यहाँ रहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी बड़ा मंसूबा नहीं है, मास ट्रांजिट का नहीं है, सर्कुलर रेलवे नहीं है। देखें, पिछले 15 साल में सिर्फ एक मंसूबा आया लियारी एक्सप्रेस वे का, उससे थोड़ा फायदा हुआ। तो अगर जब तक इतने बड़े शहर में आप कंपेयर करें बाकी जगहों पे, तो देखें अंडर ग्राउंड लाइंस हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, बहुत से सिस्टम है, तो यहाँ पे अभी तक कोई भी सिस्टम अभी नहीं आया। तो इसके लिए जरूरी है कि सर्कुलर रेलवे भी आए और उसके अलावा जो मेट्रो आए और मास ट्रांजिट सिस्टम बने, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा प्रेशर है। और इसी की वजह से देखें, अब हर बंदा जो है अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है तो पोल्यूशन भी बढ़ती है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से और ट्रांसपोर्टर की तरफ से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो लोग अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगे, तो पोल्यूशन भी कम होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टर्स और पुलिस मिलके सब अपने जो इनकी कोताहियां हैं उनको पूरा करेंगे। और ये जाहिर है सर, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़िम। आतिफ, हम जब भी मिनिस्टर से बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करते हैं या वैसे बात करते हैं सिंध हुकूमत के किसी भी हुक्मरान से, तो वो हमेशा एक ही बात का रोना रोते हैं, फंडिंग का। अब लाजमी सी बात है कि जब तक वो ब्लेम देते हैं फंडिंग के लिए, फेडरल से बात करो तो वो कहते हैं जी हमने पैकेज दे दिया है। सर 2019 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो इनको ग्रांट दी थी 7,18,10,000 की, जो कर्ज मिला था रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट के लिए कराची के लिए, उसका क्या हुआ? देखिए, अब सिंध हुकूमत जो है वो बहुत तेजी के साथ कुछ मंसूबे मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो कि माजी में भी अपनाया गया, और उसके अंदर खुद बुर्द का बहुत ज्यादा इम्कान रहता है। येलो लाइन हो, रेड लाइन हो, इन दोनों के लिए वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है वो सारा ये मंसूबे मुकम्मल करना चाहती है। उसके लिए येलो लाइन के लिए भी जो है वो आज गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध ने एक इजलास किया है और उसके अंदर कहा है कि फौरी तौर पर उसकी स्टडी मुकम्मल की जाए। वर्ल्ड बैंक जो है वो रेड लाइन के लिए जो है वो अपनी स्टडी मुकम्मल कर रहा है, कंसल्टेंट जो है वो मुकर्रर किया जा चुका है और वो तमाम चीजें देख रहे हैं। लेकिन शाजिया, यहाँ पर समझना ये होगा कि इस मसले का एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है। वर्ल्ड बैंक आकर यहाँ पर ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। मुझे हैरानगी होती है, मुझे बहुत अफसोस के साथ यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि लाहौर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्रेडिट लेने वाले इस बात का क्रेडिट लेंगे कि बहुत मेहनत करके वहां पर मेट्रो लाइन और ऑरेंज सर्कुलर रेलवे चलाई गई है। कराची की अगर हम बात करेंगे तो 90s में यहाँ पर सर्कुलर रेलवे मौजूद थी जिसे बहुत मेहनत के साथ खत्म किया गया, और ठीक उसी तरह जो है वो 60s में उधर तो कच्ची आबादियां बना दी गई हैं आतिफ, यहाँ पर मौजूद थी जिसे आतिफ उधर इंक्रोचमेंट और कच्ची आबादियां बना दी गई हैं सर्कुलर रेलवे में। जी, जाहिर सी बात है, जब 1996 में आखिरी मर्तबा सर्कुलर रेलवे चली तो उसके बाद जब वो अबेंडेंट आपने छोड़ दी तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर शहर बढ़ता गया, लोगों ने बेतहाशा वहां पर इंक्रोचमेंट की, और आज सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आपको वो इंक्रोचमेंट वहां से हटानी पड़ रही है, जो कि एक अलहदा बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अब क्या वो पुरानी सर्कुलर रेलवे शहर बड़ा हो चुका है? क्या नॉर्थ कराची का आदमी जो है वो सर्कुलर रेलवे का आखिरी स्टॉप यानी कि नाज़ाबाद जाकर वहां से सर्कुलर रेलवे पकड़कर लियारी तक या टावर तक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको एक नई सर्विस चाहिए। शहर की हुदूद 90s से लेकर 2020 तक बहुत ज्यादा कहीं आगे बढ़ चुकी है, शहर बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज्यादा इलाका जो है वो कवर हो गया है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है, देखें, जो जितनी भी दीगर ममालिक में हम जाते हैं बाहर साफी होने की हैसियत से, तो वहां जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वहां पर मास ट्रांजिट के जो मंसूबे होते हैं वो हमेशा हुकूमतें चलाती हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो शहरी हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। लेकिन यहाँ पर हमने हमेशा से देखा कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो ट्रांसपोर्ट का जो शोबा है वो निजी शोबे के हवाले कर दिया गया है। इरशाद बुखारी साहब यहाँ पर बैठे हुए, निजी शोबे को हमेशा हुकूमत इंगेज करने की कोशिश करती है कि किसी तरह उनके सर जो है वो सारी बला डाल के उनको फंड्स दे दे और उनसे कहे कि वो चला लें। तो सूरत हाल आपके सामने, नेमतुल्लाह खान ने भी कुछ बसें यहाँ पर चलाने की कोशिश की थी, वो क्यों बंद की गई आतिफ? वो क्यों नहीं बंद? आतिफ बंद कर दी, क्यों बंद कर दी गई? उसमें तो इन्वेस्टमेंट उसमें तो बाहर की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट थी, वो क्यों बंद कर दिया गया? देखिए, लोकल ट्रांसपोर्टर जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा कराची के अंदर कोई सिस्टम नहीं बन सकता। यहाँ पर आप सड़कें इस काबिल नहीं रही हैं कि वहां पे इतनी ट्रैफिक चले। मास ट्रांजिट के 2 बड़े मंसूबे यहाँ पर मुकम्मल करने होंगे आपको। अगर आप सर्कुलर रेलवे की शक्ल के अंदर मास ट्रांजिट का मंसूबा मुकम्मल नहीं करते, शहर की नीड ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जितनी मर्जी आए सड़कों पे निकाल लें, डेवू के साथ निकाल लें, डेवू खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो सारे मंसूबे कामयाबी के साथ चला रही है, लेकिन सिंध के अंदर वो 3000 बसें जो है वो नहीं ला पा रही। समझ से बालातर है कि आखिर डायरेक्शन क्यों नहीं है यहाँ पर? नियत नहीं है ना, जिम्मेदारी हुकूमत की है, बिल्कुल नियत नहीं है। बिल्कुल, ये नियत की बात है। नियत यहाँ पर नहीं है किसी की भी काम करने की, भले वो हुकूमत हो, वो निजी शोबा हो। निजी शोबा जो है वो तमाम बसें कहते हैं, इरशाद बुखारी साहब बैठे हुए, इनके साथ मेरी अक्सर बहस भी हो जाती है इसी सारे मामलात के ऊपर, कि जो
हाथ से पेंट की हुई बसें हैं, बेडफोर्ड की पुरानी बसें 1960s की, वो ये चला रहे हैं। लेकिन अगर नई बस यहाँ पर लाके चला, मैं यही सवाल करना चाह रही हूँ इरशाद बुखारी साहब। ये नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ चलेगी क्यों नहीं चलेगी? इरशाद बुखारी साहब, निजी बसें आई सर आपने आई, वो कामयाबी के साथ चल रही है यहाँ पर। ठीक है इरशाद बुखारी साहब, आपने सारी बात आतिफ साहब की सुनेगी, शॉर्टली उन्हीं का जवाब देते, मैं रिपीट नहीं करना चाह रही। मैंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है मेरे बरखुदार ने, मेरे साथ इनकी मुलाकात होती रहती है। मैं वो आदमी हूँ जो अपनी कमजोरियां खामियां तस्लीम जब तक हम नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे तो ये निजाम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल इन्होंने अच्छी बात की, लेकिन ये भी इनको पता है कि आज दिन तक नॉट ए सिंगल पेनी कोई फंड हमें नहीं दिया गया, इंसेंटिव नहीं दिया गया, कोई हमें बैंक लोन नहीं दिया गया, जब तक सब्सिडाइज नहीं किया जाएगा प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को। और इन्होंने बड़ी खुदा लगती बात की है कि ये ट्रांसपोर्ट हम ही चलाएंगे, बाहर के लोग आगे नहीं चला सकते, ना उनके पास तजर्बा है, ना वो शहर के हालात मामूलात को जानते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मरकज से भी और सूबाई हुकूमत से भी। सर रिक्वेस्ट तो करते रहेंगे, लेकिन सर कमा भी तो आप लोग रहे ना, कुछ तो कराची के लोगों के लिए कुछ तो। बीबी क्या कमा रहे हैं आपने? गुड जस्टिफाई। सर आप मुझे बताएं, आपकी कितनी बसें हैं इस वक्त, सड़कों पर कितनी बसें और उनकी कंडीशन क्या है? देखें कंडीशन तो अच्छी नहीं है, इतनी कुछ लोग। तो सर यही तो मैं बात कर रही हूँ, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसें हैं उनकी कंडीशन तो अच्छी हो ना सर। मेरी बात सुने बीबी, जरा मैं बरखुदार मेरे सुन रहे हैं, सेबो साहब भी सुन रहे हैं। देखें अर्बन ट्रांसपोर्ट जहाँ भी होती है फॉरेन कंट्रीज में, उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। शहर में चलने वाली बस का, गाड़ी का वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है बनिस्बत उसके कि आप यहाँ से सिटी बसें चला रही हैं, इंटर प्रोविंशियल चला रहे हैं, यहाँ से चलती है हैदराबाद जाके खड़ी होती है। लिहाजा गवर्नमेंट को जब तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखे, मैं अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करता हूँ। हमें इंसेंटिव दिया जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, सिर्फ मीटिंग करके चाय पिला के उठा दिया जाता है, उसके अलावा कोई हमें एतबार में नहीं लिया जाता। तो फिर हम क्या करेंगे? पुरानी बसें होंगी। बुखारी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। जी आतिफ। इरशाद बुखारी साहब, नेमतुल्लाह खान के दौर में यूटीएस स्कीम आई थी, अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम आई थी, जिसके तहत सब्सिडी पर तमाम बसें दी गई थी। वो सारी बसें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स ने खरीदी, उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स ने कराची की सड़कों पर चलाई, जो कि अभी भी आज भी चला रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे हिनो पार्क की बड़ी और जदीद बसें वो कुछ अर्सा चलाने के बाद कचरे का ढेर बन गई। लेकिन बेडफोर्ड की वो बसें जिनका तस्करा मैं बार बार कर रहा हूँ, वो आज तक खराब नहीं हुई, वो आज तक चल रही हैं। कैसे? जरा मुझे समझा दीजिए, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप समझाइए। कौन सी गाड़ियां चल रही है? वही पुरानी बसें चल रही है ना, वही 7C की और 4J की बसें, जिनके अंदर आप CNG के सिलेंडर लगा के चला रहे। लेकिन जो यूटीएस बसें आई थी नेमतुल्लाह खान के दौर में, वो कहाँ गई? वो स्क्रैप क्यों हो गई? वो गाड़ियां जो चाइना की बसें थी, CNG बसें, वो लीजिंग बसें थी, वो लोगों को दी गई। मुझे नहीं बुलाया गया, नेमतुल्लाह खान इस दुनिया से चले गए, मैं जिंदा हूँ। नेमतुल्लाह खान का कोई साथी वो नाज़िम होने की हैसियत से अगर साबित कर दे कि नेमतुल्लाह खान ने मेरी मीटिंग बुलाई है, अल्लाह उनको, मैं कहता हूँ कि बड़े अच्छे इंसान थे, मुझे उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, ना मुझसे बुला के लिया। वो लीजिंग में गाड़ियां बैंकों ने खड़ी कर दी और वो कबाड़े में चली गई। उसका मेरे साथ बताएं जरा, ये तो हाल है, मतलब अफसोस की बात है। गुलाम कादिर थेबू साहब, पुरानी ट्रांसपोर्ट हमने देखी, मैंने भी बड़े शोज किए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पुराने बसें हैं। सर ट्रैफिक लॉ क्या कहता है? ये जो पुरानी खटारा बसें हैं, इनको परमिट जो दिया जाता है, इस पे लॉ क्या कहता है सर? देखिए, ये पुरानी बसें जो है, ये फिटनेस पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट करता था, अब तो गवर्नमेंट ने अलग से फिटनेस देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है। और वो एक अभी फॉरेन से भी कोई एक उन्होंने कोई आप बात करके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने फिटनेस के लिए एक दो सेंटर भी बनाए कि जहाँ पे सबको लाजमी है कि वो अपनी बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। बाकी जगहों पे तो हर साल इवन कारों को भी फिटनेस के लिए जो है दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सालों साल बसों की फिटनेस भी नहीं होती। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ बसों की फिटनेस नहीं है। और हम पहले भी, जिस तरह बुखारी आपको मैंने पहले कहा, तो पहले ये कहते थे कि जी हमारे पास मजबूरी है, क्योंकि
बसें जल जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो हम सर ये तो लेम एक्सक्यूजेस हैं थे वो साहब। अब तो करना चाहिए, अब तो वो एक्सक्यूज भी खत्म हो गया। बिल्कुल, आपको हाँ। अच्छी बसें लाने चाहिए और उसकी फिटनेस होनी चाहिए, और फिटनेस वालों को, चूंकि ये अब पुलिस के पास नहीं है, फिटनेस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि इनको चेक करें ताकि बेहतर बसें आए और आवाम को फायदा हो। और उसके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से, इवन देखें यहाँ पे लाइनें नहीं है तो रोड तेवो पे साहब इसका लाइनें मतलब नहीं तो है। ये है ना कि ये जो पुरानी खटारा बसें आ रही हैं और अभी गवर्नमेंट के पास फिटनेस डिपार्टमेंट आ गया है, तो यहाँ पर भी करप्शन का भरमार हुई हुई, तभी ऐसी बसें जो है हमें सड़कों पर नजर आती हैं। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसी वजह से तो चल रही हैं। अगर वरना इनकी सही फिटनेस होती तो ये चलने के काबिल ही नहीं है, फिर तो ये बहुत कम बसें रह जाएंगी। तो बहरहाल उसमें करप्शन का उनसर भी शामिल है उस डिपार्टमेंट में जो कि इनको फिटनेस देते हैं। तो उस हवाले से बहरहाल जो है मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया, अब बेहतरी आनी चाहिए। हालात भी अच्छे हैं, सबको मिलके और गवर्नमेंट को आपको पता है कि इवन रोडों पे जो है ना लाइनें वगैरह लगाना, रोड को ठीक करना, बहुत सी चीजें हैं करने की ताकि वरना बाकी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकती है, ट्रैफिक को इतना ठीक नहीं कर सकती जितना कि जब तक ये फैसिलिटीज नहीं सर, होंगी, थोड़ा बसें अच्छी नहीं होंगी और जितनी ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम भी सर हमारे यहाँ थोड़ा नहीं बल्कि काफी हद तक वीक है। हम देखते हैं कि रास्ते में बसों का जहां दिल चाहता है वो खड़ी हो जाती हैं पैसेंजर को उतारने चढ़ाने के लिए। रक्शे जो हैं वो मेन सड़क पर खड़े रहते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले भी साइड पर ही खड़े रहते हैं। यहाँ पर भी नाज़रीन इस अहम इशू को भी उठाऊंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आतिफ, हम जो बात कर रहे थे पहले जब आपने गवर्नमेंट की बात की थी, इरशाद बुखारी साहब ने कहा सब्सिडी इंटेंसिव, गवर्नमेंट से बात कर रहे हो तो फंडिंग का मसला, 18वीं तरमीम का मसला, शहरी इंतजामिया का मसला, ये जो पीपल्स बस सर्विस थी इसको भी बंद कर दिया गया, ऑरेंज लाइन जो है तो आखिर का शिकार है। अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वाकई सीरियस तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स को जल्दी कंप्लीट करना चाहती है, उसमें कौन कौन से मंसूबे? देखिए, कराची में 2016 के अंदर जो सबसे पहला मंसूबा शुरू हुआ था जो कि नवाज शरीफ साहब ने के दौर में कंसीव किया था, और वो था कराची रैपिड ट्रांजिट मंसूबा है। 5 लाइनें इसके अंदर बननी है। सजानी टाउन से लेकर टावर तक ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो तकरीबन 80% उसका जो तामीराती काम है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो सिचुएशन है अभी उस प्रोजेक्ट की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो उसके लिए ऑपरेटर्स इस वक्त जो है वो वफाकी हुकूमत ढूंढ रही है। बसें उसके लिए लेकर आनी है, कस्टमाइज बसें होती हैं ये, क्योंकि इस रोड के ऊपर जो बसें चलेंगी 100 चलें 80 चलें, उनको खड़ा करने की जगह होती है, उनकी फ्यूलिंग का प्रॉब्लम होता है। और ये जनरेशन 2 का प्रोजेक्ट है। जनरेशन 1 के अंदर होता है कि एक तरफ से बस चढ़ती है और दूसरी तरफ से उतर जाती है। अच्छा। और बीच में कहीं पर भी ट्रांजेक्शन नहीं होती। जनरेशन 2 के अंदर जो होती है वो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं वहां पर ना सिर्फ उसके अंदर वो शामिल हो रहे होते हैं बल्कि वो कहीं से और निकलकर दूसरे रूट्स के ऊपर भी वो बसें जो हैं वो मूव कर रही होती हैं। जैसे BRT पिशावर है, वो ना सिर्फ अपने रूट पे चलती है बल्कि उस रूट से निकलकर वो आम सड़क के ऊपर भी चल पाती है। तो जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी की 4 लाइंस हैं वो अभी कंप्लीट होनी है, लेकिन अभी तक उनका स्टडी वर्क चल रहा है। और जो सबसे बड़ा और अहम प्रॉब्लम है इसका, जो ये सारी 5 लाइनें आके जमा होंगी वो होगा नुमाइश का एरिया। अच्छा। और नुमाइश के एरिया से लेकर टावर तक जो है एक कॉमन कॉरिडोर बनाना है, लेकिन उस कॉमन कॉरिडोर को तकरीबन 6 लेन्स के अंदर रखना है, लेकिन वहां पर जगह इतनी है ही नहीं। जामा क्लाब तक तो आप MA जिन्ना रोड के ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्शन काम शुरू करते हैं तो उसके बाद शहर के अंदर क्या सूरत हाल होगी ट्रैफिक की आप बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि उस रोड के ऊपर ना सिर्फ कराची का मेन बहुत लोड होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कारोबारी इलाके हैं वहां पर, तो ये मुमकिन नहीं है कि उस रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा सके। अब जब सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने इस बारे में सोचा कि क्यों ना नुमाइश चौरंगी से जो रूट आगे की तरफ बढ़ रहा है यानी कि जो सेकंड फेज है उसको जमीन के अंदर से लेके जाएं, तो वहां पर यूटिलिटी की जो फैसिलिटीज हैं, गटर की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं, दीगर लाइनें हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए जो है वो एक अलग मंसूबा शुरू करने को पड़ेगा। और तकरीबन जो अंदाजा लगाया गया है एक स्टडी के मुताबिक 6 साल का वक्त चाहिए वहां से उस रोड के दरमियान से गुजरने वाली तमाम लाइनों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। और जो लोगों को प्रॉब्लम होगी वो अलग है। तो अब जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, अब जब तक बल्दियाती निजाम तब्दील हुआ है
तो ये जो आतिफ अगर लाहौर और इस्लामाबाद का कॉन्सेप्ट लेकर आए मेट्रो बस का, तो वो नहीं हो सकता, उस पे अमल दरामद हो सकता है वो उस तरह का प्रोजेक्ट? हो सकता है, लेकिन उन सड़कों पर होगा जहां पे गुंजाइश होगी तामीरात की। अब अगर शारा फैसल से कोई रोड गुजरती है तो वहां पर भी आप देखें हसास इलाके मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल के दौर में एक और वहां पर प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। अब वहां पर अगर आप मौजूदा सड़क के दरमियान में ही अगर एक और सड़क निकालने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो अब यकीनी तौर पर यहाँ पे सर्कुलर रेलवे की जगह मौजूद है। सर्कुलर रेलवे क्योंकि मरीर के साथ अलोंग आप देखें तो शारा फैसल के साथ साथ आती है, तो सर्कुलर रेलवे वहां पर बहाल की जा सकती है। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, इनके मंसूबे बहुत टाइम लेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी और उसके ऊपर एक जो है वो एलिवेटेड उनके लिए पाथ बनाना पड़ेगा, ताकि नीचे का ट्रैफिक जो है वो उसी तरह चलता रहे और उसके सड़क के ऊपर एक और सड़क बनाई जाए जिस पर से ये तमाम चीजें गुजर सकें। तो इसकी स्टडी में और काम में बहुत फर्क पड़ेगा। अब जो है वो जो दूसरा मंसूबा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तुर्की के ताउन से अब हुकूमत सिंध ये सोच रही है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते एमए जिन्ना रोड पर, तो वहां से ट्राम चलाई जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि मंसूबा बंदी के फेज में ही फेल हो जा रही हैं। तो यहाँ पर आके ये सोचना पड़ेगा कि जो इदारे सब्सिडी देने की और गवर्नमेंट अपने मंसूबे खुद बनाए, ग्रीन लाइन बनाए और उस पर सब्सिडी दे और उस पर सब्सिडी देकर करे, ना कि वो ऑपरेटर ढूंढकर कोशिश कर रही है कि उसको भी ठेके पे चढ़ा दें। लेकिन गवर्नमेंट तो आतिफ माजरत के साथ अभी भी संजीदा नहीं है। नासिर शाह साहब के तारीखी स्टेटमेंट हैं जो कि हर मीडिया में चैनल्स में चलते रहे। वो दो अवैध शाह के भी तारीखी स्टेटमेंट हैं जो कि हर मीडिया पे चल रहे होते हैं। जी जी। अच्छा इरशाद बुखारी साहब, चले ये तो हमें हुकूमत की नीयत तो हमें भी पता है, और लेकिन सर ये बता दीजिए, क्योंकि अब बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, अब आलमी मीडिया ने कराची को जो है बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको करार दे दिया है। सर आप लोग फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मेरी बात सुने जरा, मैंने इन बरखुरदार की गुफ्तगू सुनी है, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, सही बातें कर रहे हैं। वो बात में ये अप्रिशिएट करता हूँ इनको, इनकी बड़ी अच्छी स्टडी है। और जो आइंदा के लिए अभी इन्होंने बताया नुमाइश का, जो आगे मेरे ख्याल में 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक वो मनसूबा जो कायदे आज़म के मज़ार के अंडरपास जो था वो मुकम्मल नहीं हुआ, और आगे टावर की बात हो रही है। बड़ी सही बात करें, ये 6 साल या 10 साल के मनसूबे ये माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हाँ, ये जो बातें हो रही हैं बरखुरदार की बड़ी प्यारी बातें हैं, और सेबल साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। गुलाम कादर सेबल साहब से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने मान लिया हम भी कसूरवार, ट्रैफिक पुलिस भी कसूरवार, महकमा भी कसूरवार। देखें जब तक इस कराची को ऑन नहीं किया जाएगा, मुझ समेत लोग ऑन नहीं करते, वक्ती तौर पे आके बात करते हैं कराची को। यहाँ की सिटी गवर्नमेंट देखें, थोड़ा सा मुझे कह लेने दीजिए कि जनरल मुशर्रफ के दौर में अगर और कुछ नहीं हुआ तो कराची को बांध दिया गया मरकज में, और अब्दुल्ला खान एडवोकेट ने भी बेहतरीन काम किया अपनी उम्र और बसात के मुताबिक। सर आप क्या करेंगे ये बता दीजिए सर। हम क्या करें, हम ये करेंगे बीबी, हमारे पास गरीब लोग हैं, किस्तों की गाड़ियां चला रहे हैं, हमें बैंक से लोन भी दिलाए जाए, इक्विटी पे हम जो एडवांस पैसे दे सकते हैं देंगे, हमें लोन दिए जाए इंशाअल्लाह ताला। हम इस कराची में वो लंबे मंसूबे छोड़े, हम कराची में नई गाड़ियां चलाने के लिए तैयार हैं। हमें इस्तेमाल में लिया जाए, हम आन बोल लिया जाए। मुसीबत यह है कि ना सिंध गवर्नमेंट, ना मरकज, ना गवर्नर साहब हमें खातर में नहीं लाते, तो फिर हम क्या। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, आपने तो सुन लिया, शाह साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए कि ना सूबाई हुकूमत पूछती ना वफाकी हुकूमत पूछती। सर आपकी नज़र में, क्योंकि आप भी बाहर जाते हैं, आप भी बाहर के ट्रैफिक का निज़ाम देखते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का सिस्टम है सर वो इस तरह से है कि हमारी आवाम का मिजाज भी पता चलता है। आप लोग जितना भी कंट्रोल कर लें, क्योंकि आप लोग की कैपेसिटी भी कम है ट्रैफिक पुलिस वालों की, 3 करोड़ के आवाम, हर के पास मोटरसाइकिलें, गाड़ी है, कंट्रोल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, इन सारी चीज़ों को सर लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लोग जो है कानून तोड़ते भी बहुत हैं। इस हवाले से आप क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि देखें, सच्ची बात यह है कि कहीं भी आप डिसिप्लिन देखना चाहती हैं तो ट्रैफिक का डिसिप्लिन देखना चाहिए। दुनिया में हर जगह है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास एक तो एजुकेशन कम है, लेकिन जहाँ एजुकेटेड लोग हैं वो भी शायद ये, चूंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो यहाँ पे लोग, हर एक आदमी जो है समझता है कि मैं दूसरे से बड़ा हूँ, तो वो वायलेशन करता है, और इतनी इन्फोर्समेंट भी नहीं होती, तो इससे हालात खराब होते हैं। तो इसके लिए ये है कि एक तो ये है कि अवेयरनेस दी जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए
समझे, जिसके लिए पुलिस की तरफ से तो खैर एक FM रेडियो भी है, उसके अलावा बाकी मुख्तलिफ कैंपेन होती है जिससे लोगों को बताया जाता है कि वो खुद वॉलंटरी तौर पे जो है कानून का एहतराम करें और ट्रैफिक वायलेशन ना करें। तो उसके अलावा जो है बाकी हर तरीके से बाकी NGOs को, बाकी लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग जो है वायलेशन ना करें। और प्लस इन्फोर्समेंट के लिए भी ज़रूरी है कि पुलिस जो है ज़्यादा सख्ती करे। असल में ये सख्ती ज़्यादा होती है, फिर वो फाइन बड़ा हो जाता है, लोग गरीब हैं, फिर वो भी प्रॉब्लम होती हैं। तो सारी ये ऐसी चीजें जिसको लेकिन सर कानून पे जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी तब तक कानून का खौफ भी नहीं आएगा थेबू साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, सजाएं मिलनी चाहिए। इसमें तो फाइन होता है और काफी सारा फाइन अब सिंध गवर्नमेंट को मिलता है इस मद में, और वो सिंध गवर्नमेंट उसके बाद वो इस्तेमाल भी करती है। तो मैं समझता हूँ अभी थोड़ा सा और भी अवेयरनेस के लिए, लोगों को बताने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस को मजीद सख्ती करनी चाहिए, ज्यादा इन्फोर्समेंट करनी चाहिए ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। और किसी को जिस तरह मोटरवे पुलिस का एक है इमेज, इस तरह का इमेज होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम मोटरवे की तरह अगर ये कराची की ट्रैफिक पुलिस भी इतना इमेज बनाए और मेहनत करे और इन्फोर्समेंट करे और किसी को ना छोड़े, वो एक होता है ना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को छोड़ दिया और किसी को चालान कर दिया, तो इससे फिर मसला बनता है। तो जब वहाँ हाईवेज पे हाईवे पुलिस या जो मोटरवे पुलिस कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती है? तो इनका भी कसूर है, इनको भी जो है इस सर एक एंगल और है, ये जो लाइसेंस का इजरा कर दिया जाता है, लोगों को लर्निंग सेंस नहीं है, लोग लॉस को नहीं पढ़ते हैं, बस लाइसेंस मिल जाता है, वहां भी खांचे चल रहे होते हैं, उसकी वजह से भी सिस्टम खराब हुआ है। बिल्कुल सही है। लाइसेंस का भी मसला ये है कि बाहर तो बड़ी मुश्किल से लाइसेंस दिया जाता है। जी जी, यहाँ पे तो बड़े आराम से जो है लाइसेंस मिल जाता है और बड़ी सहूलत दी जाती है, लेकिन लोग बदकिस्मती से लाइसेंस के बगैर ही इधर गाड़ी चलाते हैं। लोग तो लाइसेंस की भी परवाह नहीं करते, बदकिस्मती ये है। तो इसलिए हमने इनकरेज किया था कि कम से कम लोग लाइसेंस तो लेना। तो ये भी तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। जी चले, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इरशाद बुखारी साहब, आतिफ हुसैन आपका और गुलाम कादिर थेबू साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात कि जब भी कराची के इशू पर बात करती हूँ तो दिल बड़ा दुखता है, क्योंकि डिबेट बार बार होती है, सलूशन भी हमें नज़र आते हैं, मगर अमल दरामद नहीं होता। कराची जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, पाकिस्तान को पालता है, पाकिस्तान की मईशत को संभाला हुआ है, सियासी यतीमी का शिकार हुआ हुआ है। प्रोग्राम में से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।